जय माता दी माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रानी केसरी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अरविंदा A1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। और आज हम सब बातें करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में यूनिट नंबर 5 कॉमर्स का बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स में हमने कुछ पॉइंट पढ़ चुका था, जिसमें कि हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। और दूसरे पॉइंट में हमने आधा पढ़ा था और आधा अब पढ़ने वाले हैं, यानी कि पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था और पार्ट 2 अब कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन यानी कि विचलन का मापन। तो देखिए, इस क्लास में हमने जो अपना पढ़ा था वो हमने एक चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा था। उस चार्ट में हमने देखा था कि डिस्पर्जन 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, वो कौन कौन सा है और उसमें क्या क्या आता है, और उसके अकॉर्डिंग हमने उसे सॉल्व किया था। तो आइए देखते हैं हम अपना डिस्पर्जन वाला चार्ट। इस चार्ट में से फिर हम देखते हैं क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो ये रहा हमारा चार्ट, और इस चार्ट में हमने पढ़ा था ये 2 टाइप्स होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट यानी कि आपका निरपेक्ष मान, या आप उसे परिशुद्ध माप कह सकते हो, और रिलेटिव जो होता है वो आपका सापेक्ष माप होता है। तो दोनों में हमने पढ़ा था। एब्सोल्यूट में मेरा होता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 4 पॉइंट हमारा एब्सोल्यूट मेजर में होता है और 4 पॉइंट हमारा होता है रिलेवेंट में। तो रिलेवेंट में क्या क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे आप वेरिएंस भी कह सकते हो, वेरिएशन भी कह सकते हो। तो इसमें हमने फर्स्ट क्लास में अपना ये टॉपिक क्लियर कर लिया था और ये टॉपिक क्लियर कर दिया था। ये 2 टॉपिक मैंने क्लियर कर लिया था और इसका मैंने कोएफिशिएंट भी देख चुका था, यानी कि हम सब देख चुके थे अपना रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में, और उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 मीन डेविएशन से। तो हम सब पढ़ेंगे मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर कुछ रिलेशंस हैं और कुछ फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना एग्जाम्पल न्यूमेरिकल के साथ PYQ के साथ क्लास अपना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की टॉपिक मीन डेविएशन यानी कि औसत विचलन। क्या होता है औसत विचलन और क्यों इसे कैलकुलेट किया जाता है? तो नॉर्मली हम इसमें देखते हैं अपने मीन डेविएशन में, मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन यानी कि एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन। अभी तक ने हमने जो पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें क्या था? हम उसके मिडल पार्ट को ले रहे थे, जिसमें से कि हम मीन कैलकुलेट कर रहे थे, मीडियन कैलकुलेट कर रहे थे, मोड कैलकुलेट कर रहे थे। तो अब क्या है, अब हम अपना पढ़े हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में हमें देखना है मीन डेविएशन कहाँ हो रहा है, उसमें विचलन कहाँ हो रहा है, तो किसके सापेक्ष में या फिर किससे संबंधित उसे देखेंगे। तो उसे हम देखेंगे अपना मीन और मीडियन से संबंधित। तो औसत या माध्यिका के मानों के परिशुद्ध विचलनों का औसत निकालना है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? MD यानी कि मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन ऑफ, यहां मैं लिख देती हूं, मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन ऑफ मॉड ऑफ में आपका हो जाएगा x माइनस x बार डिवाइडेड बाई n। ये हुआ हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला, और इस फार्मूले का हमें याद रखना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आता है और इसकी प्रॉपर्टीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम एक एग्जाम्पल सपोज करते हैं और एग्जाम्पल को सॉल्व कर देखते हैं। तो आइए लेते हैं अपना एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हम रखेंगे हम रखने वाले हैं अपना एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल, जिसमें हम अपना एक डाटा सेट रखेंगे x। तो इस डाटा सेट में हमने रख लिया 10, 20, 30। नहीं, एग्जाम्पल में कुछ ऐसा रखते हैं जिससे हम मीन, मीडियन, मोड तीनों से कैलकुलेट कर देख सके, क्योंकि हमें तीनों से प्रूव कर देखना है। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल रखते हैं, तो इसे हम हटाते हैं, कुछ एग्जाम्पल दूसरा रखते हैं इसी से रिलेटेड। तो हमारा एग्जाम्पल होगा 10, 10, 20, 30 एंड 40।
ये रहा हमारा एग्जाम्पल और ये डाटा सेट है और इस डाटा सेट के अकॉर्डिंग हम करेंगे अपना कैलकुलेशन। तो पहले हम इस फॉर्मूले को इरेज करते हैं। तो फॉर्मूले में क्या था, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n। तो हमें कैलकुलेट करना होगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार यानी कि मीन। तो पहले हम इसका निकालेंगे मीन। तो मीन के लिए हमारा क्या आएगा, मीन के लिए हमारा आएगा नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम अपना कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, सम ऑफ x इक्वल टू 10 10 20 20 प्लस 20 40 40 प्लस 30 70 70 प्लस 40 110। समेशन ऑफ x इक्वल टू 110 और हमारा नंबर कितना है 1 2, यहाँ रख देते हैं। मैं सीरियल नंबर भी रख ही देती हूँ। यहाँ मैं रखती हूँ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मेरा 1 2 3 4 एंड 5। तो ये रहा हमारा सीरियल नंबर और ये था हमारा समेशन ऑफ x। समेशन ऑफ x और सीरियल नंबर हमारा कितना आएगा n इक्वल टू 5। तो ये देखिए हमारा सीरियल नंबर और समेशन ऑफ x आया। तो अब हम इसका निकालेंगे मीन। तो मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n। तो इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो हमारा x समेशन x आया 110 और मीन है नंबर है हमारा 5। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 से ये कट होगा 5 2 एंड 2 22 टाइम्स में हमारा कट हो जाएगा यानी कि हमारा आया मीन इक्वल टू 22। ये आया है हमारा मीन। तो हम इसका मार्डाफ में x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं वो पॉइंट। यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे मार्डाफ में x माइनस एक्स बार। मार्डाफ का मतलब होता है हम माइनस साइन को इग्नोर करते हैं यानी कि माइनस का वैल्यू भी हम प्लस में लिखेंगे। तो निकालते हैं हम अपना 22 माइनस 10 करेंगे, 10 माइनस 22 करेंगे तो आएगा मेरा 12। आता तो -12 लेकिन मार्डाफ करने पर मेरा प्लस में है तो ये भी आएगा मेरा 12। और 20 माइनस 22 करेंगे तो आएगा 2, 30 करेंगे तो माइनस में आएगा, प्लस में आएगा 8, 40 में से 22 माइनस करेंगे तो आएगा 18। और अब इसका हम निकालेंगे समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार बराबर, अब इसको हम ऐड करेंगे तो 12 12 24 25 26 26 और 8 जोड़ेंगे तो 26 4 30 30 34 34 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 44 44 6 50 50 2 52। हमारा आएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार बराबर 52। ये रहा मेरा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार यानी कि मेरा आया 52। और अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, मतलब हम अपना एम डी इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n। तो आइए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और देखते हैं हमारा एम डी कितना आता है यानी कि मीन डेविएशन कितना आता है। तो यहाँ लिखते हैं हम अपना फॉर्मूला, यहाँ लिख देते हैं यहाँ रखते हैं हम अपना फॉर्मूला एम डी इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n। ये है हमारा फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू में हमारा क्या आया है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इक्वल टू 52। तो यहाँ रखेंगे हम 52 डिवाइडेड बाई n और n बराबर हमारा यहाँ दिया है 5 क्योंकि 5 नंबर हमने दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। अब 5 से इसका भाग करेंगे 52 बटा 5, 52 बटा 5 करने पर हमारा आएगा 5 1 जा 5, एक जीरो लगाएंगे और ये पॉइंट लगेगा तो 5 4 जा 20। ये हमारा आया मीन डेविएशन इक्वल टू एम डी इक्वल टू 10.4। ये रहा हमारा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ने कैलकुलेट किया हमने। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डाटा सेट रखा, डाटा सेट से हमने मीन कैलकुलेट किया। मीन मेरा आया 22, यहाँ मेरा मीन आया हुआ है 22 और इस मीन के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किया मार्डाफ में x माइनस एक्स बार यानी कि x माइनस मीन और उसको मैंने सम किया, सम मेरा आया 52
और इस 52 को मतलब हमने अपने MD के फॉर्मूले में पुटअप किया, MD इक्वल टू मार्ड ऑफ में समेसन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n। तो उस समेसन का वैल्यू मेरा आया है 52 जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, और n हमारा दिया हुआ है 5, तो इसका वैल्यू पुट करने पर मेरा 10.4 आंसर आया। ये रहा मेरा मीन से। अब हम इसे मीडियन से भी देखेंगे और मोड से भी देखेंगे क्योंकि हमें तीनों से देखना है। तो आइए देखते हैं अब हम मीडियन से देखेंगे। ये रहा मेरा मीडियन से देखा हुआ। तो यहाँ पर हम इसका पहले मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, पहले हम देखेंगे वो अरेंज है कि नहीं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तो पहले मेरा डाटा सेट देखिए क्या है, हाँ डाटा सेट मेरा अरेंज है क्योंकि ये आरोही क्रम में है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में 10, 10, 20, 30, 40। और ये क्रम देखने के बाद अब हम देखेंगे ये हमारा ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, यानी कि सम है या विषम है। तो देखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 यानी कि ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है, तो हम विषम संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हम अपना मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। यहाँ कैलकुलेट करते हैं मीडियन इक्वल टू हम अपना रखेंगे n+1 डिवाइडेड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। तो n+1 n इक्वल टू मेरा 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लेंगे 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2। इसे कैंसल आउट करेंगे तो हमारा आएगा 3 यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरा कौन सा है, थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरा है 20। तो हमारा मीडियन क्या हुआ, मीडियन हुआ हमारा 20। अब हमने कैलकुलेट कर लिया अपना मीडियन, और इस मीडियन से हम कैलकुलेट करेंगे समेसन ऑफ मार्ड ऑफ में, मतलब हम कैलकुलेट करेंगे मार्ड ऑफ x माइनस मीडियन। जैसे हमने यहाँ x माइनस मीन किया तो वैसे हम करेंगे x माइनस मीडियन। तो आइए देखते हैं x माइनस मीडियन मेरा क्या आता है। x माइनस मीडियन में हम मीडियन मेरा आया हुआ है थर्ड ऑब्जर्वेशन में यानी कि 20 माइनस 10 माइनस 20 करेंगे तो आएगा मेरा 10 माइनस में, लेकिन मार्ड ऑफ रखे हैं इसलिए मेरा माइनस साइन इग्नोर हो जाएगा, तो मेरा 10 आया। और 10 माइनस 20 करेंगे फिर 10 आएगा, 20 माइनस 20 करेंगे तो 0 आएगा, 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ हम 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 आएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम समेशन करेंगे यानी कि सम करेंगे। सम में x माइनस मीडियन इक्वल टू, अब इसे ऐड कीजिए 10 10 20 20 10 30 30 और 20 मेरा आया 50, टोटल में मेरा आया 50। ये रहा हमारा समेशन ऑफ x माइनस मार्ड ऑफ में m। तो अब हम इस फॉर्मूले को पुटअप करते हैं मीन डेविएशन का। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा समेशन ऑफ मार्ड ऑफ में x माइनस, यहाँ अब हम मीडियन से निकाल रहे हैं तो मीन की जगह मीडियन रखेंगे, तो मार्ड ऑफ में समेशन ऑफ x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई n। तो आइए इसे हम यहाँ रखकर देखते हैं। फॉर्मूला पहले लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, md इक्वल टू समेशन ऑफ मार्ड ऑफ में x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई n। तो इसका वैल्यू हमारा यहाँ आया है 50, तो इसको रखते हैं हम 50, और n का वैल्यू हमारा दिया हुआ है n इक्वल टू 5, इस 5 को यहाँ रखते हैं 5, तो इस 5 को हम यहाँ रखते हैं 5, और 5 से 50 10 टाइम्स में कट होता है तो ये हमारा आया 10। तो देखिए यहाँ पर मेरा md इक्वल टू 10, ये हमारा मीडियन से ज्ञात किया हुआ मीन डिविएशन है, और अभी हमने मीन से ज्ञात किया था तो आया था मेरा 10.4, और हमने मीडियन से ज्ञात किया तो आया मेरा 10। और चलिए अब हम मोड से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैंने मीन से कर लिया, मीडियन से कर लिया, अब मोड से कैलकुलेट करते हैं। तो आइए निकालते हैं मार्ड ऑफ में x माइनस जेड, जेड डिनोटेड बाई, मोड डिनोटेड बाई जेड होता है, तो यहाँ हम रखते हैं x माइनस जेड। तो पहले हम इसका मोड कैलकुलेट करेंगे। तो मोड कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मोड मतलब जो हमारे डेटा सेट में जो सबसे अधिक बार आया हुआ हो वो हमारा मोड होता है। तो ये रहा मेरा डेटा सेट। अब इसमें आप देखकर बताइए सबसे अधिक बार कौन सा आया है, 10 10 20 30 40, यानी कि इसमें 10 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो यानी कि हमारा मोड होगा 10। तो हमारा मोड आया 10, तो x माइनस 10 करेंगे तो 10 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 0, फिर 10 माइनस 10 करेंगे आएगा 0, फिर 20 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 10, 30 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 20,
एंड 40 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 30। अब इसको हम ऐड करेंगे तो देखिएगा ऐड करने पर मेरा समेसन ऑफ मार्ड ऑफ में x माइनस जेड इक्वल टू 10 20 30 30 60, ये मेरा आया 60। और एक पॉइंट आप ये देखिए, हमने जब आपको पढ़ा रखा था मीडियन, तो मीडियन में मैंने बोला था कि समेसन ऑफ x माइनस मीडियन करने पर मीन मीडियन मोड में सबसे बेस्ट मेथड यही होता है, क्योंकि इसमें वैल्यू सबसे कम होता है। तो देखिए मीडियन से लिया हुआ वैल्यू मेरा कम आया हुआ है, क्योंकि मीन से मेरा 52 आया था, मीडियन से मेरा 50 आया और मोड से मेरा 60 आया। तो सबसे कम किसमें है? सबसे कम किसमें है? सबसे कम हमारा मीडियन से, इसलिए मीडियन बेस्ड होता है। हमने जब ये टॉपिक वहाँ पढ़ा रखा था तो हमने बोला था कि इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में प्रूव कर दिखाऊंगी। तो यही रहा मेरा प्रूव किया हुआ पॉइंट कि मैंने एक डाटा सेट लिया, उससे मैंने मीन से मार्ड ऑफ में कैलकुलेट किया, मीडियन से किया एंड मोड से किया, और तीनों में कंपेयर कर देखा जाए तो मीन से आया है 52 और मीडियन से आया है मेरा 50 एंड मोड से आया है 60, यानी कि सबसे कम मेरा मीडियन से आया हुआ है। तो ये पॉइंट था उस समय का। और अब करते हैं हम अपने यहाँ का पॉइंट। तो हमने मीन से एमडी कैलकुलेट किया 10.4, मीडियन से किया 10। अब मोड से कर देखते हैं, तो आइए देखते हैं मोड से। मोड से हम देखते हैं अपना, तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले। फॉर्मूला हमारा क्या है? एमडी इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या है? एम डी इक्वल टू समेसन ऑफ मार्ड ऑफ में x माइनस जेड डिवाइडेड बाई n। तो x माइनस जेड हमारे यहाँ कैलकुलेट होकर आया है 60, तो यहाँ रखेंगे हम 60 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 5। हमारा क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ था n इक्वल टू 5। अब इसे हम कट करेंगे तो ये 12 टाइम में कट हो जाएगा। तो यानी कि हमारा एम डी मोड से आया हुआ है 12, हमारा एमडी मीन से आया हुआ था 10.4, मीडियन से आया हुआ है, देखिए हमारा एमडी जो है वो मीन डेविएशन मेरा मीन से आया हुआ है 10.4, मीडियन से आया है 10 एंड मोड से आया है 12। ये रहा मेरा मीन डेविएशन, यानी कि हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू में मैंने रेंज कर लिया था, क्वार्टाइल डेविएशन कर लिया था इसके पहले वाले क्लास में, और इस समय मैंने मीन डेविएशन किया, अपना मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लिया है। आइए अब इसका हम रिलेवेंट वैल्यू में देखते हैं। रिलेवेंट में हमारा क्या है? रिलेटिव में क्या आएगा? रिलेटिव में हमारा आएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जिसका हिंदी अर्थ है माध्य विचलन का गुणांक। माध्य विचलन का गुणांक, और इसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। यानी कि आप अगर मीन से कैलकुलेट कर रख रहे हो तो आप करोगे मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, और यदि आप मीडियन से कैलकुलेट कर कोएफिशिएंट आप मीन डेविएशन निकालना चाहते हो तो आप रखोगे मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। यदि आप मोड से कैलकुलेट कर रखना चाहते हो तो आप रखोगे मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मोड। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो हम रखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। कोएफिशिएंट of mean deviation from mean, तो हम इसे रखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पर। फॉर्मूला में हमारा क्या आएगा? इसमें फॉर्मूला में हमारा आएगा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, या आप इसे x बार भी लिख सकते हैं। नॉर्मली x बार देखिए, तो हमने इसका मीन डेविएशन और मीन दोनों कैलकुलेट किया था जब हम निकाल रहे थे मीन डेविएशन। तो आइए वो देखते हैं हम कितना निकाले थे।
तो हमने मीन डेविएशन निकाला था 10.4 और मीन आया था मेरा 22, जो कि हमने इरेज कर दिया था। मीन आया था मेरा 22 और मीन डेविएशन आया था 10.4। तो इस वैल्यू को हम रखते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए हम लिख देते हैं साइड में। हमने जो कैलकुलेट किया था वो हमारा MD आया था 10.4 और हमारा x बार आया था 22, और इसी वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखना है। तो यहाँ रखेंगे हम 10.4 डिवाइडेड बाई 22। इसे हम कट करेंगे तो ये हमारे जाएगा 5.2 और ये हो जाएगा मेरा 11। और अब इसे इससे भाग करेंगे तो आएगा हमारा 11 चौक 44 0.4 और ये हमारा 8 11 7 77 0.47, यानी कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आया 0.47। और अब हम इसको इसी चीज को निकालेंगे अपने मीडियन से, तो आएगा मेरा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो इसे हम लिखते हैं इस तरह से, MD, अगर हम इसे मीडियन से लेते हैं तो MD डिवाइडेड बाई मीडियन, और हमने कैलकुलेट किया था तो क्या वैल्यू आया था। हमने जब कैलकुलेट किया था तो देखिए इसका मीडियन आया हुआ था 10 आया हुआ था, और इसका मीडियन आया था 10 और हमारा कोई वो मीन डेविएशन आया था, सॉरी गलत हो गया, इसका मीडियन आया था 20 और मीन डेविएशन आया था 10। तो इस वैल्यू को हम रखते हैं उस फॉर्मूले में, इस वैल्यू को हम रखते हैं उस फॉर्मूले में। तो आइए यहाँ रखते हैं। मीन डेविएशन मेरा आया है 10 और मेरा मीडियन आया था 20। तो अगर इसे कट करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.2, यानी कि हमारा आएगा 0.5। ये हमारा यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। और अब हम निकालते हैं अपना कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो हमने कैलकुलेट किया कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, एंड सेकेंड पॉइंट कैलकुलेट किया कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, एंड अब थर्ड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे कोएफिशिएंट मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो आइए इसका भी फॉर्मूला यही होगा। फॉर्मूला होगा हमारा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अगर मोड से कर रहे हैं तो उसको रखेंगे मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मोड। तो हमने इसके पहले पेज में कैलकुलेट किया था, तो आइए देखिए वहाँ पर मेरा मोड और मीन डेविएशन कितना आया था। मोड हमारा आया था 10, क्योंकि इस डेटा सीरीज में 10 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो हमारा मोड आया 10। और हमने जो कैलकुलेट किया था वो हमारा मीन डेविएशन आया हुआ था 12। तो इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे। क्या क्या था हमारा, मीन डेविएशन बराबर 12 आया था और मोड हमारा आया हुआ था 10, और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मोड। तो इसमें हम इस वैल्यू को रखते हैं। वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारा MD है 12 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा आएगा 1.2। तो ये रहा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जिसमें हमने तीनों टाइप से कैलकुलेट किया, मीन, मीडियन, मोड। मीन से मेरा आया हुआ है वैल्यू MD बाई एक्स बार 0.47, मीडियन से आया हुआ है MD बाई मीडियन 0.5, एंड मोड से आया हुआ है MD बाई मोड 1.2। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रमाणित विचलन। प्रमाणित विचलन क्या होता है, वह विचलन यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। औसत के विचलनों के वर्गों के औसत का वर्गमूल हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि प्रमाणित विचलन कहलाता है। तो आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं और उस हिसाब से एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेंगे और उसको कैलकुलेट कर देखेंगे हमारा क्या आता है वैल्यू। तो आइए इसका एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डाटा सेट रखते हैं हम अपना x। पहले इसका हम रखते हैं सीरियल नंबर। पहले हम इसका रखते हैं सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर में हमारा हो गया SN, और फिर हम रखेंगे अपना x। तो इसे हम रखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और मैंने x रखा अपना 10 20 30 40
50। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला से पता चलेगा ना कि हमें कैलकुलेट क्या करना है एग्जाम्पल में। तो आइए पहले हम लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारा होता है एस डी इक्वल टू, इसे हम सिग्मा से भी प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा और इस तरह बनता हुआ बनाया जाता है सिग्मा, जिससे हम प्रदर्शित करते हैं अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसका फॉर्मूला होता है एच डी इक्वल टू अंडर रूट समेसन ऑफ एक्स माइनस, एक ही जैसा एक्स लिखते हैं, नहीं डिफरेंस हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। और इस स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले से अब देखिए इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। हमें कैलकुलेट करना है समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और एन, जिसमें से कि एन हमारा सीरियल नंबर में दिया हुआ है, एन इक्वल टू 5। और अब हम निकालना है हमें समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो पहले हम निकालेंगे अपना मीन, क्योंकि एक्स बार हमारा मीन होता है। तो सम ऑफ एक्स हमारा होगा, सम ऑफ एक्स इक्वल टू 10, 20, 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 50 150, 150। और मीन का फॉर्मूला हमें अच्छे से याद है, मीन इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। समेसन ऑफ एक्स आया हुआ है मेरा 150 और एन है हमारा 5, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा 30, यानी कि मीन आया मेरा 30। ये हमारा आया मीन, ये वैल्यू आया हमारा मीन। और इस फॉर्मूले में हमें निकालना है समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बार हमारा क्या है, एक्स 10 माइनस 30 करेंगे तो आएगा माइनस में 20, 30 माइनस 20 माइनस 30 करेंगे तो आएगा माइनस में 10, 30 माइनस 30 करेंगे तो आएगा 0, 40 माइनस 30 करेंगे तो प्लस का 10 एंड 50 माइनस 30 करेंगे तो आएगा मेरा 20। और हमें चाहिए इसका स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में लिखा है समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो हम इसे करेंगे एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। किसी भी माइनस पॉइंट का स्क्वायर करने पर वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसे हम स्क्वायर करेंगे तो 20 मेरा हो जाएगा 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा हमारा 100, 0 का 0 होगा, 10 का हमारा 100 हो जाएगा एंड 20 का 400 हो जाएगा। और अब इसे हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा समेसन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका हमें ऐड करने पे क्या आएगा, 400 और 100 आएगा 500, फिर उसमें 100 ऐड करेंगे 600 और 600 में फिर 400 ऐड करेंगे तो आएगा टोटल मेरा 1000। ये वैल्यू आया मेरा 1000। अब फार्मूले में क्या क्या था, अंडर रूट समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। और इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो आइए वैल्यू रखते हैं अंडर रूट में, इसका मान हमारा आया 1000, अंडर रूट बड़ा रखते हैं क्योंकि उसमें सारा कुछ हमें रखना है। अंडर रूट में 1000 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि हमारा n यहाँ पर 5 आया हुआ है। अब 1000 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 200 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट 200 का वैल्यू क्या होता है, तो इसे हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा अंडर रूट में 2 इंटू 10 इंटू 10। तो हम इसे 10 बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये 2 टाइम्स रिपीटेड है और अंडर रूट 2 इसमें ही रह जाएगा अंडर रूट में। तो ये रहा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या होता है, औसत के विचलनों के वर्गों, मतलब औसत के विचलनों के वर्गों का औसत का वर्गमूल। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मैंने एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल रखा, उस एग्जाम्पल से मैंने मीन कैलकुलेट किया, उसमें से फिर मैंने कैलकुलेट किया एक्स माइनस एक्स बार मेरा आ गया और फिर मैंने निकाला उसका एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर को मैंने सम किया, सम करने पर मेरा आया 1000 यानी कि 1000। मैंने उस फॉर्मूले में रखा 1000 डिवाइडेड बाई 5, तो 1000 डिवाइडेड बाई 5 किया तो मेरा आया 200। 200 का हमने गुणनखंड किया तो वो आया 10 इंटू 10 इंटू 2। तो 2 टाइम्स जो रिपीटेड होता है उसे आप अंडर रूट के बाहर लिख सकते हो
और तो मेरा आया 10√2 आंसर। अगर आप इससे भी ज़्यादा एक लाइन सॉल्व करना चाहते हो तो वी नो डैट अंडर रूट 2 इक्वल टू 1.414 और इस वैल्यू को इसमें रखोगे तो आएगा 10 इंटू 1.414 और इसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा 14.14। ये होगा आपका आंसर। आप ये भी आंसर रख सकते हो और ये भी रख सकते हो, एज योर चॉइस, आप कुछ भी रखो। तो अब हम इसमें एक पॉइंट इसका ये देखते हैं, ये है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू में स्टैंडर्ड डेविएशन और अब इसी का हम कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो कोएफिशिएंट में क्या होगा आइए देखते हैं। पहले कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। यहाँ एक पेज ऐड करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ये होता है हमारा फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे नॉर्मली। तो हमने अभी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था प्रीवियस पेज में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा आया था 10√2 या फिर 14.14 तो इसे हम रखते हैं एच डी इक्वल टू 14.14 एंड मीन इक्वल टू 30। ये दोनों वैल्यू मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते समय निकाला हुआ है और उसी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो हमारा एच डी आएगा 14.14 डिवाइडेड बाई 30। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक जीरो हटाने पर, और 3 से इसे करेंगे तो आएगा 0.3 चौका 12, 21, 3 सते 21, 0.47 आएगा इसका आंसर। ये रहा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसी से रिलेटेड पहले इसकी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन का, इससे पीवाई क्यों आता है। तो आइए देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि प्रमाणित विचलन के गुण। प्रमाणित विचलन, फर्स्ट पॉइंट हमारा, प्रमाणित विचलन सभी आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है, मतलब कि इसमें दिए गए डाटा सेट के सभी वैल्यू को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट से भी ये इफेक्टेड होता है। सेकेंड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होता क्योंकि यह वर्गों के औसत का वर्गमूल होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नेवर नेगेटिव, यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, बिकॉज इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस, मतलब कि अंडर रूट में होता है, अंडर रूट में माइनस वैल्यू नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, इसलिए यह भी माइनस में नहीं होता है। और हमारा थर्ड पॉइंट, यदि सभी आंकड़े समान हो तो प्रमाणित विचलन शून्य हो जाता है, यानी कि यदि आपका सभी ऑब्जर्वेशन इक्वल हो, यानी कि आपने जो अपना एक्स वैल्यू, एक्स डेटा सेट रखा है उसका सभी वैल्यू इक्वल हो तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट, यह अत्यधिक मानों मतलब आउटलाइनर से प्रभावित होता है। यही पॉइंट मैंने यहाँ बताया था कि यह एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड होता है, क्योंकि इसमें हम मीन, मीडियन, इन सब से रिलेटेड कैलकुलेट कर रहे हैं और मीन मीडियन में तो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट मीन में ऑफकोर्स आता ही आता है। सो इट इज वेरी 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 यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह अत्यधिक मानव आउटलाइनर से प्रभावित होता है। एंड नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीज़ अभी मैं एक फार्मूले के तहत बताऊंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो कि हमारा PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पर पॉइंट नंबर 5 एज ए फार्मूला एंड विद क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आइए हम अपना नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में देखिए एक नोट पॉइंट है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, मतलब कि इसका फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का एक फॉर्मूला होता है। ऐसे भी आप नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो भी आएगा, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस से करना होगा और इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से आप करेंगे तो विद इन 2 लाइन आपका आंसर आ जाएगा। सो हम यहाँ लिखते हैं अपना फॉर्मूला, अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। ये हमारा होता है n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला, अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। तो एक एग्जाम्पल मैंने रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो इस फॉर्मूले में n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि n नेचुरल नंबर बोला है तो n इक्वल टू 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 नेचुरल नंबर। तो इस फॉर्मूले में हम रखते हैं वैल्यू, तो फार्मूला पहले लिखते हैं, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ हम रखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। 5 का स्क्वायर हमारा होता है 25, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। 25 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 24 डिवाइडेड बाई 12 अंडर रूट में। इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा मेरा अंडर रूट में 2। ये हुआ हमारा 5 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये पॉइंट देखने में बड़ा छोटा सा है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है। तो चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमने इससे पहले देख लिया था, एंड अब हम देखते हैं अपना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन शॉर्ट आप सीवी बोलते हैं। ये देखिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के जैसा ही सेम टू सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो थोड़ा सा चेंज क्या है, हमने देखा था अभी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारा क्या था, एच डी डिवाइडेड बाई एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन। और अब हम देख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि सी वी इक्वल टू एच डी डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। बस यही छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में, और इन्हीं डिफरेंस की वजह से हमें कंफ्यूज कर क्वेश्चन दिया जाता है और उसे सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। तो विचरण गुणांक क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे सीवी। विचरण गुणांक औसत पर प्रमाणित विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन का अनुपात होता है, यानी कि एच डी डिवाइडेड बाई एक्स बार होता है, जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। बस यही एक लाइन ऐड किया गया है कि जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। प्रतिशत में व्यक्त करने का मतलब इंटू 100 कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा सा कोई एग्जाम्पल है, एच डी आपका दिया हुआ है 12 और मीन आपका दिया है 6, तो हमारा आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एच डी हमारा आ जाएगा 2, और इसी को अगर हमें करना है सीवी कैलकुलेट करना है तो इसी को हम रखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 6। इसी चीज को सेम टू सेम रखेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100 कर देंगे, यानी कि 200 हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो नॉर्मल सा एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना था, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर PYQ देखते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है मेरा 2 फैक्ट्री A एंड B मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक बल्ब, A एंड B मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक बल्ब, और उसका डाटा दिया हुआ है कि कौन सा फैक्ट्री कितना प्रोडक्शन कर रहा है। तो फैक्ट्री A के लिए मेरा मीन दिया हुआ है 1000 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 50, और फैक्ट्री बी के लिए हमारा मीन दिया है 1200 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 90। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। उसी फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखना है, तो हम रखते हैं फॉर फैक्ट्री ए, ये हम अपना रखते हैं फैक्ट्री ए के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है मेरा 50,
डिवाइडेड बाई मीन दिया हुआ है 1000 यानी कि 1000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो मेरा ये 30 कैंसिल हो जाएगा 30 से और ये 5 मेरा आएगा 5%। मेरा आंसर आया 5%। और अब हम बी कंपनी के लिए करेंगे। बी कंपनी के लिए भी यही फॉर्मूला रखेंगे। फॉर कंपनी बी एच डी डिवाइडेड बाई एक्स बार यानी कि मीन इंटू 100। तो एच डी हमारा कितना दिया हुआ है फॉर कंपनी बी 90 दिया हुआ है। 90 डिवाइडेड बाई और हमारा मीन दिया हुआ है 1200 इंटू 100 और इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 4 टाइम कैंसिल होगा और 3 से ये 30 टाइम कैंसिल होगा और 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से 28 और यहाँ पर आया 2 तो 0.4 पंजे 20 7.5%। ये रहा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ये रहा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कंपनी ए के लिए आया है 5% और कंपनी बी के लिए आया है 7.5%। अब इसे कंपेयर करना है क्योंकि ये कोएफिशिएंट है यानी कि सापेक्ष मान है यानी कि रिलेटिव मान है। तो देखिए यहाँ पर इसका कैलकुलेशन दिया हुआ है निष्कर्ष कि फैक्ट्री ए का सीवी केवल 5% है और जबकि फैक्ट्री बी का 7.5% है 7.5%। इसलिए फैक्ट्री ए की बल्ब जीवन अवधि अधिक स्थिर और विश्वसनीय है। मतलब कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अधिक होगा वो हमारा उतना स्थिर नहीं होगा जितना कि हमारा कम वाला होगा क्योंकि वेरिएशन हमारा विचलन है और विचलन कम होने का मतलब कि वह स्थिर है। तो विचलन कम किस में है हमारा? विचलन कम है हमारा फैक्ट्री ए में। इसलिए फैक्ट्री ए का जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा ज़्यादा रिलायबल है और कंसिस्टेंट है। तो आइए इससे रिलेटेड एक PYQ है हमारा, उस PYQ को हम देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा आया हुआ है दिसंबर 2013 में और यह क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी ए औसतन 5 के मानक विचलन के साथ 40 रन स्कोर करता है। खिलाड़ियों बी और सी के स्कोर औसतन 75 और 90 है। खिलाड़ी बी और सी का स्कोर हमारा 75 और 90 दिया है और मानक विचलन क्रमशः 10 और 18 दिया हुआ है। खिलाड़ियों को संगतता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए यानी कि हमें इसमें कैलकुलेट करना है हमारा CV और CV हमारा फॉर्मूला हमें पता है कि CV बराबर होता है HD डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। इसमें हमें HD दिया हुआ है और मीन दिया है और हमें CV कैलकुलेट करना है। तो 3 प्लेयर दिया हुआ है A, B और C। तीनों का हम निकालेंगे CV और CV निकालने के बाद उसे हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे यानी कि हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो आइए कैलकुलेट करते हैं हम अपना CV। तो CV हम यहाँ निकालते हैं A के लिए, B के लिए और C के लिए अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम उसे क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो CV A, B और C। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों पॉइंट दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दिया हुआ है। तो देखिए A के लिए आपका मीन दिया हुआ है एवरेज 40, तो A का मीन हो गया हमारा 40। B के लिए दिया हुआ है 75, एवरेजेस 75 एंड 90, तो B के लिए हमारा हो गया 75 एंड C के लिए हो गया 90। और हमारा दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर A, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा दिया हुआ है 5। फॉर B एंड C स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन 10 एंड 18। तो यहाँ हो गया मेरा 10 और ये हो गया हमारा 18। वी नो डेट फॉर्मूला CV इक्वल टू HD डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। अब इस 3 पॉइंट में हमें 2 का वैल्यू दिया हुआ है, HD दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, तो इजीली हम अपना कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। और आइए फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम CV कैलकुलेट करेंगे A के लिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। तो 0 ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया 2 टाइम्स, ये भी हो गया 2 टाइम्स। अब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 5/2 इंटू 2, सॉरी 5 टाइम्स कटेगा
गंदा कैलकुलेशन था, इतना सही सही तो कट कर रहे थे। क्या सर जी मेरा मजाक बना देते हैं, हम टीचर नहीं ना है। 5/40 इंटू 100, तो हम 0 से 0 कैंसिल करते हैं और इसे 2 से करते हैं तो 2 2 या 4 और ये 5 पार में कटेगा तो 25 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा मेरा 12.5। तो CV हमारा A के लिए आया 12.5। अब हम B के लिए कैलकुलेट करेंगे। B के लिए कैलकुलेट करने में हम रखेंगे, B का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 10 और मीन दिया हुआ है 75। तो हम 10 डिवाइडेड बाई 75 गुणे 100, तो इसे हम 25 से कट करेंगे तो 25 से 75 और 25 चौका 100। और अब हम इसे यहाँ पर मेरा आया ये 40/3 और इसे 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 10 3 त्रिक के 9 दशमलव, ये 3 3 जाता रहेगा तो हम 2 बार लिख लेते हैं। और अब हम निकालेंगे CV अपने ऑप्शन नंबर अपने C कैंडिडेट के लिए। तो C कैंडिडेट के लिए निकालने के लिए यहाँ पर हम रखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा दिया हुआ है 18 और मीन दिया है 90, तो 18/90 गुणे 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से 2 बार में 9 दूना का 18 कट गया और ये 2 इंटू 10 हो गया हमारा 20। ये हमारा निकला CV A और B और C का। तो हमें इसे निकाल रखना है और वही क्रम में, यानी कि घटते हुए क्रम में हम रखेंगे। तो ये पहले हमारा निकला हुआ है CV मतलब कि ये कितना अस्थिर है, तो हमें इसकी स्थिरता को बताना है, हमें इसके जो है कि कंसिस्टेंसी को बताना है। तो कंसिस्टेंसी कैसे आएगा, 100 में से आपका जो है कि जितना अस्थिर संख्या है वो घटा देंगे तो हमारा स्थिरता आएगा, यानी कि इसे हम 100 में से माइनस करेंगे। तो 100 में से अगर हम 12.5 माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 0.57 एंड ये आएगा मेरा 87.5 और इसे माइनस करेंगे 100 में से 13 तो हमारा आएगा ये 86.67 और इसे माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 80। 100 में से 20 माइनस करेंगे 80। अब इसे हम घटते हुए क्रम में रखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 87.5, सेकेंड में हमारा 86.67 एंड थर्ड में हमारा 80, यानी कि सबसे अधिक हमारा 87.5 है, उससे कम हमारा 86.67 है और उससे कम हमारा 80 है। तो ये हमें बोला है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। तो हमारा A, B और C, यानी कि आंसर नंबर A होगा, ऑप्शन नंबर A होगा, A, B एंड C हमारा होगा करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। NTA ने भी इसका आंसर दिया है A फॉर कैलकुलेशन, हमने कैलकुलेट किया, A कैसे आया, एक एग्जाम्पल भी रख कर देखा और उसी से सेम पैटर्न पर हमारा आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसे हम सॉल्व कर भी देखें। तो आइए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन के बीच में संबंध। तो नॉर्मली ये हमारा होता है क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इन तीनों का एक रेशियो वैल्यू होता है, उस वैल्यू को लिखते हैं 10, 12 एंड 15। ये तीनों का वैल्यू है, इन तीनों को हमें याद रखना है और इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन भी NTA द्वारा पूछा गया है। तो अब इसका एक नॉर्मल जो है कि वैल्यू होता है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जनरल पोजीशन में होता है हमारा, नॉर्मली जनरल पोजीशन में हमारा होता है, सबसे बड़ा होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर होता है मीन डेविएशन, फिर होता है क्वार्टाइल डेविएशन, यानी कि SD ग्रेटर देन MD ग्रेटर देन QD। ये होता है हमारा एक इक्वेशन टाइप का और इसे हमें याद रखना है। सेम रिलेशन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसके लिए हमें जो रिलेशन देखना है वो है हमारा 4SD इक्वल टू
5 MD इक्वल टू 6 QD। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, और इससे हम MD, QD और SD निकाल सकते हैं, यानी कि मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इन तीनों डेविएशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ रखते हैं 4 SD इक्वल टू 5 MD। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो ये यहाँ जो मल्टीप्लाई में 4 है इसको यहाँ डिवाइड में कर देंगे, तो आएगा मेरा SD इक्वल टू 5/4 MD। और नॉर्मली क्वेश्चन दिया रहेगा कि आपका इस डाटा सेट में SD इतना है तो MD कितना होगा, तो SD और MD की वैल्यू में से एक का दिया होगा, आप दूसरा कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि अगर इन दोनों के रिलेशन में से बताना हो तो क्या होगा, जैसे कि दिया हुआ है 5 MD इक्वल टू 6 QD, और क्वेश्चन में बोला है QD बराबर कैलकुलेट कीजिए, तो QD के पास जो मल्टीप्लाई में है उसे हम इस साइड इक्वल के भेज देंगे, तो हमारा आएगा QD इक्वल टू 5 MD डिवाइडेड बाई 6। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। इसी तरह हम तीनों के लिए निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन। इससे दो वैल्यू को इक्वल कर रखेंगे और एक वैल्यू उसमें से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा नवंबर 2021 का प्रश्न है, यानी कि करेंट टाइम का है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, ट्रू है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 होता है। एक पॉइंट ये दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है कि यदि किसी श्रृंखला के मान ऋणात्मक हो तो मानक विचलन भी ऋणात्मक होगा। सेकेंड पॉइंट दिया है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि यदि किसी श्रृंखला के मान को स्टैंडर्ड डेविएशन से गुणा किया जाए तो प्रसरण 36 से गुणा हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है कि मानक विचलन प्रसरण के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि ये चार ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सत्य कौन सा है, यानी कि ट्रू कौन सा है, करेक्ट कौन सा है। तो आइए देखते हैं, हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो इसे अभी रहने देते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि यदि किसी श्रृंखला के मान ऋणात्मक हो तो मानक विचलन भी ऋणात्मक होगा। हमने इससे पहले पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। उसमें क्या था, उसमें हमारा लिखा हुआ था सेकंड या थर्ड पॉइंट पर पढ़ा था कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं होता। तो इसमें सीधा सीधा लिखा है कि क्या यह निगेटिव होगा तो हमारा एचडी भी निगेटिव आएगा। तो ये ऑप्शन मेरा गलत है, निगेटिव कभी नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कि यदि किसी श्रृंखला के मान को स्टैंडर्ड डेविएशन से गुणा किया जाए तो प्रसरण 36 से गुणा हो जाएगा। नहीं, क्योंकि उसमें वो उसका फॉर्मूला होता है एच डी इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस। एच डी इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस होता है, यानी कि आप अगर अंडर रूट को इधर लाना चाहते हो तो एच डी स्क्वायर इक्वल टू वेरियंस हो जाएगा। तो ये अंडर रूट में वेरिएंस होता है, ना कि 6 होता है। अगर एच डी का वैल्यू अगर हमारा वेरिएंस का वैल्यू 6 दिया होता तो 36 आ सकता था, लेकिन यहाँ वैल्यू कुछ नहीं दिया है। नॉर्मली बोला है क्या वो 36 से गुणा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा रिलेशन हमने किसी भी जगह नहीं पढ़ा है। और मानक विचलन प्रसरण के वर्ग के बराबर होगा, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेरिएंस, जस्ट अपोजिट रिलेशन बता रहा है। हमने पढ़ा है वेरिएंस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए इस बॉक्स में हमने लिखा है वेरिएंस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेरिएंस, यानी कि ये ऑप्शन भी मेरा गलत है। और हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जो कि यही फॉर्मूले पर था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू एच डी डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और आइए देखते हैं एनटीए द्वारा क्या आंसर दिया गया है इस क्वेश्चन का।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा आंसर नंबर ए, और हमने चारों ऑप्शन को डिस्कस किया और सही आंसर हमारा हुआ आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हमारा 2021 में पूछा गया है, 2021 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं और फिर देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में है। तो अभिकथन यानी असर्शन क्या है हमारा? अभिकथन दिया है कि माध्य विचलन मानक विचलन का लगभग 80% होता है, 80% होता है, यानी कि मीन डेविएशन इज अबाउट 80% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसका रीजन दिया हुआ है, रीजन में क्या लिखा हुआ है कि द क्वार्टाइल डेविएशन इज अबाउट 2/3 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि चतुर्थक विचलन मानक विचलन का लगभग 2/3 होता है। तो हमने अभी इससे पहले एक रिलेशन पढ़ा था QD, MD और HD का, तो उस रिलेशन को देखते हैं। उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले हम उस रिलेशन को लिखते हैं, उस रिलेशन को लिखते हैं 4HD इक्वल टू 5MD इक्वल टू 6QD। ये हमारा एक दिया हुआ रिलेशन है, इसी रिलेशन से ये असर्शन और रीजन दिया हुआ है। तो पहले हम अपना ए देखते हैं, मीन डेविएशन इज अबाउट 80% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि हमें मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो हम रखेंगे मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के पॉइंट को 4HD इक्वल टू 5MD। इसी दोनों को हमें कैलकुलेट करना है और किसके सापेक्ष करना है? मीन डेविएशन इज अबाउट 80% ऑफ HD, यानी कि मीन डेविएशन को ही हमें कैलकुलेट करना है। तो मीन डेविएशन MD को एक साइड रखेंगे और उसके बाद जो संख्याएं गुणा भाग जोड़ घटाना है उसको दूसरे साइड कर देंगे। तो हमारा MD इक्वल टू 4HD, और यहाँ ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 5 से 4 में भाग करेंगे तो पहले हम दशमलव लगाएंगे 0 पॉइंट, और 5 8 40 होता है तो 0.8, और अगर आप इसे प्रतिशत में निकालते हैं इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, परसेंट में आपको कैलकुलेट करना है तो आपका आएगा 80%, यानी कि असर्शन मेरा सही दिया हुआ है। अब हम रीजन देखते हैं, रीजन में क्या बोल रहा है? रीजन में बोल रहा है द क्वार्टाइल डेविएशन इज अबाउट 2/3 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि हमें रिलेशन देखना है क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो आइए इस इक्वेशन से हम देखते हैं 4HD इक्वल टू 6QD, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सेकेंड हम रीजन अपना देख रहे हैं 4HD इक्वल टू 6QD। तो हमें किसके सापेक्ष में देखना है? क्वार्टाइल डेविएशन इज अबाउट 2/3 ऑफ HD, यानी कि हमें क्वार्टाइल डेविएशन को ही निकालना है। क्वार्टाइल डेविएशन एक साइड रखेंगे और उसके बाद की वैल्यू एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पर QD एक साइड रहने देंगे, बाकी वैल्यू को हम इस साइड ला देंगे इक्वल के। तो 4HD तो पहले से ही है, और ये 6 इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा। तो 4/6 HD इक्वल टू QD होगा, और ये 2 से कट रहा है, 2 दूना का 4 और ये 2 तिहाई 6, तो 2/3 HD हुआ, यानी कि QD इक्वल टू 2/3 HD। क्या यही बोला गया है हमारे रीजन में? आइए देखते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन इज अबाउट 2/3 ऑफ द HD, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन इज अबाउट 2/3 ऑफ HD, यानी कि हमारा रीजन भी सही बोला गया है। लेकिन इसमें बताना क्या है कि क्या असर्शन जो है वह रीजन के कारण है, यानी कि जो हमारा अभिकथन है उसका कारण यही है क्वार्टाइल डेविएशन जो है कि मानक विचलन का लगभग 2/3 होता है। तो नहीं, ये तो रीजन नहीं है, क्योंकि इससे ये चीज़ निकल कर नहीं आया है। हमने एक इक्वेशन रखा था, इक्वेशन ये वाला था, इससे मैंने दोनों को कैलकुलेट किया है, असर्शन को भी और रीजन को भी। तो इसका आंसर होगा कि दिया गया दोनों कथन सही है, यानी कि हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं है। यानी कि ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है। बोथ आर करेक्ट, बोथ A and R आर करेक्ट, ट्रू एंड R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि हमारा आंसर होगा आंसर नंबर बी, क्योंकि दोनों मेरा सही है। लेकिन क्या हमारे इसके कारण A पॉइंट सही हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा A पॉइंट सही हो रहा है, R पॉइंट सही हो रहा है एक ही इक्वेशन के कारण, एक दूसरे का वो कारण नहीं है। तो आइए देखते हैं NTA द्वारा इसका क्या आंसर दिया गया है। आंसर दिया हुआ है आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। तो बी क्या दिया हुआ है? मेरा बी दिया है बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A,
यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। हमने जब अपना पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी मैंने पढ़ा था चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, और अब हम पढ़ रहे हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में भी हमें वही पॉइंट पढ़ना है। तो ऑरिजिन मतलब क्या होता है? ऑरिजिन मतलब होता है हमारा प्लस एंड माइनस, इन दोनों से अगर प्रभावित हो रहा है तो वो हमारा उत्पत्ति होगा। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्पत्ति में इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्पत्ति में परिवर्तन। उत्पत्ति में परिवर्तन। और चेंज ऑफ स्केल होता है हमारा पैमाने में परिवर्तन। पैमाने में परिवर्तन। उत्पत्ति में परिवर्तन में हमारा प्लस माइनस होता है और पैमाने में हमारा होता है गुणा और भाग। तो हमें इसमें मेन देखना क्या है? हमें इसमें मेन देखना है कि एक डाटा सेट दिया होगा और उसका हम मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन करेंगे, यानी कि रेंज निकालेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे, मीन डेविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, इसी तरह इसका एब्सोल्यूट वैल्यू में भी निकालेंगे। तो क्या वह हमारा कोई भी संख्या जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने से प्रभावित होता है कि नहीं होता है? अगर वो प्रभावित होता है तो हमारा उस पर डिपेंडेंट होगा, निर्भर होगा, इफेक्टिव होगा, इफेक्टेड होगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि स्वतंत्र होगा। तो आइए देखते हैं हम एक एक पॉइंट को। पहले हम रेंज रखते हैं अपना, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने रख लिया एक डाटा सेट मैंने रखा x, कुछ भी रखते हैं 10, 20, 30, 50, 70, 80, ये मैंने एक डाटा सेट रख लिया। और अब इसे हम पहले ओरिजिन में चेक करते हैं। ओरिजिन में चेक करने वाला का मतलब हुआ कि यानी कि हम कुछ संख्या या तो जोड़ दें या घटा दें। सभी अवलोकन में कुछ संख्या जोड़ने और घटाने से क्या उसका आया हुआ आंसर भी प्रभावित होता है कि नहीं होता है? तो आइए चेक करते हैं। पहले हम इसे कैलकुलेट करते हैं, फिर आंसर निकाल कर देखते हैं क्या उससे इफेक्टेड है कि नहीं है। मान लीजिए मैंने सब में +2 कर दिया, ओरिजिन पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैंने सब में +2 कर दिया दिए गए डाटा सेट में। तो हमारा वैल्यू आएगा 10 + 2 12, 22, 32, 52, 72 एंड 82। और हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इस देखिए डाटा सेट में हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू मेरा दिया है 82 एंड लोएस्ट वैल्यू है मेरा 12। तो हम इसे इस फॉर्मूले में रखते हैं 82 - 12, तो आएगा हमारा 70, आंसर आएगा हमारा 70। और जब हम इसे परिवर्तित नहीं किए थे, जब हमारा नॉर्मल डेटा सेट 10, 20, 30, 50, 70 एंड 80 था, तो हमारा क्या आया था रेंज? उस समय भी एक रेंज हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि उस समय क्या आया था, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो हमारा रेंज इक्वल टू हाईएस्ट मेरा उस समय 80 था और लोएस्ट मेरा 10 था, तो 80 - 10 तो हमारा आया था 70। यानी कि विदाउट एनी चेंजिंग में मेरा आया था 70 और विथ चेंजिंग भी मेरा आया है 70। तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ डाटा सेट हमारा ओरिजिन से इफेक्टेड नहीं होता है। यानी कि अगर ओरिजिन में हम कुछ भी जोड़ते हैं, घटाते हैं, उत्पत्ति से परिवर्तन से हम कुछ भी जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो उसके आए हुए उत्तर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि पहले भी मेरा 70 आया था और बाद में भी मेरा 70 आया है, तो मतलब कि ओरिजिन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट में हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ स्केल है। तो यहाँ पहला पॉइंट मेरा रेंज, रेंज में मेरा हो गया ये नॉट अफेक्टेड, यानी कि प्रभावित नहीं होता है। आइए अब इसका स्केल पॉइंट भी निकाल कर देखते हैं।
ये तो मेरा ओरिजिन पॉइंट था। अब स्केल पॉइंट निकालते हैं, तो स्केल पॉइंट में हमारा क्या आएगा? अब इसे ही हम कुछ भी इसमें गुणा या भाग करते हैं और देखते हैं उसका आंसर क्या आएगा। उसका आंसर क्या पहले वाले से मैच करता है या नहीं करता है? तो पहले हम आइए देखते हैं, इसमें कुछ गुणा करते हैं, यानी कि हम 2 से ही गुणा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई विथ 2 कर देते हैं, सब में हम 2 से गुणा करते हैं और 2 से गुणा करने पर एक नया डाटा सेट आएगा और उस नया डाटा सेट का रेंज निकालेंगे और देखेंगे कि क्या वह रेंज हमारे पहले वाले डाटा सेट के रेंज से मैच करता है या प्रभावित होता है कि नहीं होता है, मैच करता है कि नहीं करता है। तो हमारा न्यू एक्स आया, यानी कि एक्स डॉट रख लिया मैंने। ये हमारा आया 20, 40, 60, 100, 140 एंड 160। ये हमारा न्यू डाटा सेट बन गया और वी नो डैट रेंज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू मेरा इस डाटा सेट में क्या है? हाईएस्ट वैल्यू मेरा 160 है और लोवेस्ट मेरा 20 है। तो आइए यहाँ वैल्यू रखते हैं। हाईएस्ट में मेरा 160 माइनस 20। 160 में से अगर हम 20 घटाते हैं तो आएगा मेरा 140। आंसर मेरा आया 140, यानी कि रेंज इक्वल टू 140। और विदाउट एनी चेंजिंग हम देख रहे हैं, हमने जो नॉर्मल डाटा सेट रखा था उसका रेंज हमारा आया था 70, यानी कि हमारा जो स्केल है, चेंज ऑफ स्केल है, उससे हमारा डाटा सेट प्रभावित होता है, उसका मान बदल जाता है। कुछ भी गुणा और भाग करने से उसके मान में परिवर्तन हो जाता है। तो नॉर्मली अगर ये तो हमारा रहा ये पॉइंट, लेकिन फॉर एग्जाम के लिए इसे शॉर्ट में आप कैलकुलेट करेंगे, इतना तो हम कैलकुलेशन करने नहीं जाएंगे। नॉर्मल रेंज अगर ये दिया है और बोला है कि कुछ संख्या से गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो वो संख्या क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया है कि कोई भी डाटा सेट का रेंज 70 दिया हुआ है, अगर उसे हम 5 से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आएगा? तो आप इस तरह डाटा सेट में नहीं जाएंगे, आप डायरेक्ट यहाँ 5 से गुणा करेंगे और आंसर बता देंगे। अगर वो कुछ भाग करने के लिए बोल रहा है, 10 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, तो आप डायरेक्ट इसी वैल्यू को कैलकुलेट कर उसी पर आंसर निकाल देंगे। और अब हम अपने इसे चार्ट में लिखते हैं। चार्ट में हम लिखते हैं रेंज जो है हमारा इससे इफेक्टेड होता है, यानी कि प्रभावित होता है। इसी तरह हम अपना देखेंगे यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चारों पॉइंट हम देखेंगे और चारों पॉइंट को जैसे हमने इसके पहले एग्जाम्पल लिया था, उसको पूरा प्रूव किया था, उसको सॉल्व किया था और आंसर निकाला था, उसी तरह आप पूरा एक डाटा सेट का एग्जाम्पल लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और फिर उसे एक बार बिना उसमें परिवर्तन किए सॉल्व करेंगे, एक बार परिवर्तन करके सॉल्व करेंगे। दोनों करने के बाद आप चेक करेंगे कि क्या वह प्रभावित होता है कि नहीं होता है। तो आपका चार्ट बनेगा कि ये चारों पॉइंट नॉट अफेक्टेड होता है, नॉट अफेक्टेड होता है, ये भी MD भी नॉट अफेक्टेड होता है और SD भी नॉट अफेक्टेड होता है, यानी कि उसका जो है एब्सोल्यूट वैल्यू प्रभावित नहीं होता है और उसका रिलेटिव वैल्यू जो होता है वो प्रभावित होता है, यानी कि यह सब चारों जो है इफेक्टेड पॉइंट होता है, यानी कि कोएफिशिएंट वैल्यू उसका जो होता है प्रभावित होता है। तो ये हमारा आया रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन। हमने चार्ट में क्या पढ़ा था कि डिस्पर्जन हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, एक हमारा रिलेवेंट वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू में मैंने पढ़ा था रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने इन चारों पॉइंट को देख लिया कि यह हमारा ओरिजिन यानी कि प्लस माइनस से कोई प्रभावित नहीं होता है और स्केल यानी कि गुणा और भाग से प्रभावित होता है, इफेक्टेड है। और इसी तरह अब अपना हम रिलेटिव पॉइंट देखेंगे। ये हमारा एब्सोल्यूट पॉइंट था, यानी कि निरपेक्ष मान था। अब हम अपना सापेक्ष मान किसे देखेंगे, तो एक हम पेज लेते हैं, उसमें हम अपना लिखते हैं अब रिलेटिव पॉइंट। रिलेटिव पॉइंट में मेरा आएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ
स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 4 पॉइंट हम पढ़ रहे थे अपने रिलेवेंट वैल्यू में। तो इसका हम ओरिजिन और स्केल निकालेंगे। तो ओरिजिन में हम लिखेंगे प्लस माइनस और स्केल में हम अपना लिखेंगे गुणा और भाग, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो ये भी हम उसी तरह एग्जाम्पल लेंगे और उसमें इसी तरह गुणा और भाग कर कर प्लस माइनस कर कर कंपेयर करेंगे कि विदाउट एनी चेंजिंग क्या उसका वैल्यू आ रहा है, विथ चेंजिंग क्या आ रहा है, क्या उससे वो इफेक्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप इसे जब कैलकुलेट कर कर देखेंगे तो ये पॉइंट हमारा इफेक्टेड होगा, उस समय ये पॉइंट हमारा इफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। ये चारों पॉइंट हमारा इफेक्टेड होगा और वो चारों पॉइंट मेरा नॉट इफेक्टेड होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि स्वतंत्र होगा, नॉट इफेक्टेड होगा। ये चारों पॉइंट मेरा प्रभावित नहीं होगा, अप्रभावित होगा। तो आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इजीली आप कैलकुलेट हर पॉइंट का कीजिएगा, जैसे मैंने रेंज का कैलकुलेट करके दिखाया। और यदि आप याद करना चाहते हैं तो आप इस दोनों चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट चार्ट हमारा एब्सोल्यूट पॉइंट के लिए चारों पॉइंट है, ओरिजिन में नॉट इफेक्टेड होता है, स्केल में इफेक्टेड होता है। सेकेंड चार्ट मेरा जो है वो रिलेवेंट के लिए है, उसमें भी उसी का कोएफिशिएंट है चारों पॉइंट का, इसमें ओरिजिन में इफेक्टेड होता है और स्केल में नॉट इफेक्टेड होता है। और आइए अब देखते हैं हम अपना एक क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम अपना एक PYQ दिसंबर 2019 में आया हुआ ये प्रश्न है। और प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से दो कथन सही है, यानी कि इन दोनों में से, इन 4 ऑप्शन में से हमारा 2 पॉइंट सही है, वो कौन कौन सा पॉइंट है, विथ रीजन हमें बताना है। तो पहले हम पढ़ते हैं अपने ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि माध्य से विचलन का योग बीजगणितीय चिन्ह को ध्यान न देते हुए, यानी कि उसमें जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन है उसे इग्नोर करते हुए माध्यिका के विचलन के योग से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि माध्य के विचलन से योग जो होता है वो माध्यिका के विचलन के योग से अधिक होता है या कम होता है। और ऑप्शन नंबर बी मेरा दिया हुआ है प्रमाणित विचलन उद्गम में परिवर्तन और पैमाने में परिवर्तन से मुक्त होता है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, लिखते हुए चलते हैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ओरिजिन एंड स्केल दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, ये पॉइंट बोला गया है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। एंड ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बोला है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इक्वल 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में बोला है कि मीन डेविएशन इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चीज क्या सही है गलत है, ऑप्शन नंबर सी में बोला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में बोला है कि सममित और घंटीनुमा वितरण में चतुर्थांश विचलन प्रमाणित विचलन का 1/3 होता है, यानी कि सिमेट्रिकल एंड बेल शेप में डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल डेविएशन इज 1/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि हमारा डी ऑप्शन में बोला है क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल 1/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या ये रिलेशन सही है गलत है, ये हमारा बोला गया है ऑप्शन बी में, ये ऑप्शन सी में और ये ऑप्शन डी में। ऑप्शन ए में बोला गया है कि हमारा मीन से लिया गया डेविएशन जो होता है वह माध्यिका से लिए गए डेविएशन में अधिक होता है, मतलब कि हमारा मीन से लिया गया डेविएशन जो है वो मीडियन से लिए गए डेविएशन से अधिक होता है कि गलत कम होता है। तो चलिए एक एक ऑप्शन को हम देखते हुए चलेंगे। पहले हम देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले जब हमने मीन डेविएशन का पॉइंट क्लियर किया था उसमें हमने एक एग्जाम्पल में बताया था। आइए पहले उस स्लाइड को देखते हैं हम। मीन डेविएशन, देखिए हमने एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल से मैंने मीन, मीडियन और मोड तीनों कैलकुलेट किया था और उससे हमने डेविएशन भी कैलकुलेट किया था। तो आइए उसके वैल्यू से देखते हैं क्या अधिक है या कम है। हमारा मीन डेविएशन आया हुआ था समेशन ऑफ x माइनस m मॉड ऑफ में 50, उसमें बोला है बीजगणितीय चिन्ह को ध्यान न देते हुए, यानी कि इग्नोर करते हुए। तो आप यदि किसी भी पॉइंट में मॉड ऑफ का यूज करते हैं तो आप उसमें माइनस साइन को और प्लस साइन को इग्नोर करते हैं, यानी कि बीजगणितीय चिन्ह को ध्यान नहीं देते हैं। तो उसमें बोला गया है कि मीडियन से आया हुआ वैल्यू जो है हमारा वह मीन वाला वैल्यू क्या अधिक होता है
यानी कि उसमें बोला गया है कि जो हमारा मीडियन से आंसर आया हुआ है वह मीन से आया हुआ, मीन का जो हमारा आंसर होता है वह मीडियन के आए हुए आंसर से अधिक होता है। तो देखिए इसमें क्या आया हुआ है, मीन से हमारा आंसर आया हुआ है 50 और मीडियन से आया हुआ है 52, यानी कि मीन से आए हुए आंसर से अधिक है, मीडियन के आए हुए आंसर से अधिक है मेरा मीन का आया हुआ आंसर। यानी कि मीडियन के वैल्यू से, यानी कि हमारा मीडियन का वैल्यू यहाँ पर आया था 50, यहाँ दिया हुआ है 50 और मीन का मेरा दिया हुआ है 52, तो ये हमारा दिया हुआ है 52। तो मीडियन से आए हुए वैल्यू से मीन का वैल्यू अधिक दिया हुआ है, हमारा सही रिलेशन तो ये हुआ। आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि माध्यिका से विचलन का योग, यानी कि मीडियन से जो हमारा डेविएशन आएगा वो अधिक होगा, माध्य से विचलन का योग यानी कि मीन से जो हमारा विचलन का योग आएगा, डेविएशन आएगा, वो हमारे मीडियन से आए हुए डेविएशन से अधिक होगा। क्वेश्चन ये बोला है। तो हमारा मीडियन से आया हुआ था 50 और मीन से आया हुआ था 52, तो क्या अधिक है? हाँ, इससे ये अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब आइए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी में हमारा बोला गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिन और स्केल दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। तो आइए इसका हम चार्ट देखते हैं। इसका चार्ट हमारा ये रहा। इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन का देखिए, ओरिजिन पर नॉट इफेक्टेड होता है और स्केल पर इफेक्टेड होता है, लेकिन ऑप्शन में बोला गया है कि ओरिजिन और स्केल दोनों पर नॉट इफेक्टेड होता है। तो मतलब वो ऑप्शन मेरा गलत होगा, क्योंकि ओरिजिन पर नॉट इफेक्टेड होता है, स्केल पर इफेक्टेड होता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ओरिजिन पर और स्केल पर दोनों पर इंडिपेंडेंट होता है, नहीं, ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग ऑप्शन। एंड सी हमारा क्या बोला है कि इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इक्वल 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि एम डी इक्वल टू 4/5 ऑफ एस डी। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है, वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है 4SD 4SD = 5 MD = 6 QD। ये हमने पढ़ा हुआ है एक रिलेशन, और हमें ये देखना है कि MD = 4/5 HD होता है, तो हमें MD और SD को एक कैलकुलेट करना है। तो हमारा MD और SD ये रहा। अब हम इसे कैलकुलेट कर कर देखते हैं कि हमारा दिया हुआ ऑप्शन सही है या गलत है। तो इसे हम MD को एक साइड रखते हैं, तो 4SD = MD, और यहाँ ये 5 मल्टीप्लाई में था, तो इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन आएगा 4/5 SD = MD। तो हमारा ऑप्शन में क्या दिया है? 4/5 SD = MD, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। और अब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है और सी सही है। हमने अभी देखा अपना सी पॉइंट। अब हम अपना देखते हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट में क्या बोल रहा है? इन ए सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन इज 1/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि सिमेट्रिकल और बेल शेप अगर डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन 1/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो हमने अभी अभी एक रिलेशन पढ़ा हुआ था, जब हम अपना क्लास में पॉइंट पढ़ रहे थे तो हमने रिलेशन पढ़ा था 4SD = 5 MD और = 6 QD। तो अभी हमें रिलेशन देखना है QD और SD में। तो SD और QD को एक साइड करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। 4SD = 6 QD, और किसके सापेक्ष में देखना है? हमें देखना है QD के सापेक्ष, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन के सापेक्ष में उसका वैल्यू देखना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन को एक साइड करेंगे, बाकी वैल्यू को एक साइड करेंगे। तो क्वार्टाइल डेविएशन = 4SD, और यहाँ पर 6 जो था वो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि डिवाइडेड बाई 6 होगा। अब ये 2 से कट रहा है, 2 दूना के 4, और ये 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6। तो हमारा QD आएगा 2/3
SD, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और क्वेश्चन में बोला है क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 1/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि ये दिया हुआ, अगर यहाँ पे ये 2 देता तो हमारा ये भी ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ 1 दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, ऑप्शन बी एंड डी गलत है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से 2 कौन सा सही है, तो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड सी। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में ए एंड सी दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए दिया है बी एंड डी, ए एंड सी, तो मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए एंड सी। तो चलिए देखते हैं एनटीए द्वारा क्या आंसर दिया गया है, क्योंकि हमने अपने न्यूमेरिकल मैथमेटिकल से तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो रहा है और एनटीए द्वारा दिया गया आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा हमारा आज का क्लास, इसमें हमने अपना कंप्लीट किया। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैंने अपना पहले कंप्लीट कर लिया था, 2 पार्ट में था। और फिर मैंने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, उसमें भी मैंने 1 पार्ट कंप्लीट कर लिया था। और आज उसका दूसरा और लास्ट पार्ट था, उसे भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो इसमें यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, और अगर वो हम उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, अगर उससे भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो हम इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें पहले आपका कमेंट वाला डाउट क्लियर करेंगे। डाउट क्लियर करने के बाद हम अपने क्लास का कंटेंट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्लास को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको उसमें कोई भी क्यूरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।